हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल कमिंग विद द न्यू लेक्चर चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। Let us start with the introduction part of this chapter. What is life? Earth happens to be the only known planet having a life. There are beings who live, die, and become part of nature again. The living organism can be differentiated from their entities on the various parameter of life processes. So we know that कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्टिंग फेस में है, जो कि हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है। दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो जो जीता है, मरता है एंड अगेन नेचर का पार्ट होता है, उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इस साइकिल को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं और इस चैप्टर में हम लाइफ और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? Maintenance of living organism is an essential even if they are moving, resting or even sleeping. मेंटेनेंस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि हम सोते भी हैं तो हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, देन हम मूव करते हैं, रेस्टिंग फेज में जाते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस में हम जब मूव डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो दैट आर द कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस और ऑल्सो कॉल्ड एज द साइकिल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। कि हमारा जो जीना है, फिर मरना है, देन आफ्टर अगेन जीना है। हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस ये चलती जाती है और ये जो होती है एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होती है। किसके ऊपर में? जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन दोनों की जो डिपेंडेंसी है और मेंटेनेंस है, उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। जो टुगेदर परफॉर्म करता है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ को, उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। हाउ इट विल बी? जो हम खाना खाते हैं, हमारे जीने के लिए हमको जो न्यूट्रिशंस लगते हैं, उसी का और उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस, राइट। देन रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, बिकॉज हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड CO2 को आउट करते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन मीन्स जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है टॉप टू बॉटम, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेशन। एंड एक्सक्रीशन मीन्स कि जो हम आफ्टर द इनटेक ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं, एक्सेस ऑफ मटेरियल जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, उसको हम आउट करते हैं यूरिन थ्रू, स्टूल थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ये जो सारी प्रोसेसेस है हमारे लाइफ की, ये इसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ है। बिकॉज हमें जीने के लिए खाने की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन की भी जरूरत है, साथ ही साथ में एक्सक्रीशन की भी जरूरत है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज को हमारे बॉडी से रिमूव कर लेता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ अवर लाइफ प्रोसेसेस। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारी प्रोसेसेस एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर प्रोसेस के लिए एक सिस्टम की डेवलपमेंट की जाती है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए हमारे इंटेस्टाइन की होती है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे लंग्स की होती है, सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट होता है, एंड देन एक्सक्रीशन के लिए हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। Before moving further, let's we over review on the classification of organisms which are already studied in our previous classes. So organisms. So what are organisms? The things those have a ability to think, to feel, to see, to inhale, that are the called as organism. It means that कि ऐसी चीजें जो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, उन्हीं को हम organisms कहते हैं. So that organisms are further classified into two types,
prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. So what are prokaryotic organisms? A prokaryotic organisms is an unicellular organisms that have lack of membrane bounded nucleus, mitochondria and other organelle. It means that कि जो prokaryotic ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड बिल्कुल भी नहीं होता. साथ ही साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते. ऑन द अनदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स आर द ऑर्गेनिजम्स दोज हैव अ सेल और अ न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन. इट मीन्स डैट कि जो उनके सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. So example of prokaryotic organisms are Monera, and on the other hand eukaryotics are further again classified into two types, unicellular organisms and multicellular organisms. So what are unicellular organisms? Those have a single cell that called as unicellular organisms, and those have a multicellular organisms that are called as multicellular organisms. So example of unicellular organisms are Protista. Multicellular organisms further again classified into two types, with a cell wall and without a cell wall. So with a cell wall is again classified into two types, do not perform photosynthesis and able to perform photosynthesis. It means that कि ऐसे organisms जो photosynthesis का process नहीं कर पाते उसी को हम with cell wall multicellular यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं वो अंडर आते हैं विद सेल वॉल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो विद सेल वॉल का मतलब क्या है? विद सेल वॉल का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे घर को हम कंपाउंड वॉल देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वैसे ही कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोज हैव अ सेल वॉल, खुद के प्रोटेक्शन के लिए जो सेल वॉल होती है उनमें प्रेजेंट होती है. तो दैट आर कॉल्ड एज अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और जो जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती, दोज आर द एनिमल्स. These are the example of animals जिनके पास में सेल वॉल नहीं होती, उनको प्रोटेक्शन के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है. तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस इट मीन्स डैट कि conversion of CO2 plus water in presence of sunlight into the glucose and energy. So that are called, this process is called as फोटोसिंथेसिस. जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, प्लांट में जनरली ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और कैटलिस्ट क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल. तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो एग्जांपल ऑफ डू नॉट हैव अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिनके पास में सेल वॉल है, मल्टीसेलुलर है, बट वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते, उनका जो एग्जांपल है वो है फंगी. एंड दोज हैव एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट आर द प्लांट. जो प्लांट्स हैं हमारे, उन्हीं के पास में ये एबिलिटी है जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. वो खुद के लिए खाना भी बनाते हैं एज वेल एज हमारे लिए मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी खाना बनाते हैं. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. Ecosystem. All the plants and animals in our particular area considered together with their surrounding, those and interdependent on each other, called as ecosystem. It means that कि जो animals है, plants है, इन दोनों का या फिर इन लोगों का एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंसी है, या फिर हम एक एरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड का या हमारे खुद के एरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम जो है डिपेंडेंट है टोटल वेजिटेशन पे. वेजिटेशन मीन्स जो हमारे फल फ्रूट्स, हमारे वेजिटेबल्स हैं, हम उन पे डिपेंडेंट है जो हमारे एरिया पे मिलते हैं. सो एनिमल्स है जो हम पे डिपेंडेंट है. तो इस तरीके की जो सिस्टम होती है जो इंटरडिपेंडेंसी शो करती है एक दूसरे के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तो हम जिस घर में रह रहे हैं, घर हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, तो सिमिलरली हमें रहने के लिए घर की जरूरत है. सो इसी तरीके से जो इंटरडिपेंडेंसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम्स. सो फर्दर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, बायोटिक फैक्टर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इकोसिस्टम जो है वो फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स कि जिसमें हम इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, प्लांट इंक्लूड होते हैं, जो सांस लेते हैं, महसूस कर सकते हैं. अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जो हमारा घर है, बॉटल है, टेबल है,
चेयर है जो फील कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, जो बिल्कुल फील नहीं कर सकते, जिनको महसूस करने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं होती, जो देख नहीं सकते, खुद से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हो सकते. सो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग. Biotic factor are classified into further three types: producer, consumer and decomposer. So producer are autotrophic. Autotrophic means कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, those have ability to produce own food. So वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, that's why they are called as producer. और वो खुद बनाते हैं, इसीलिए ही हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक. कंज्यूमर्स, these are the heterotropics. अब कंज्यूमर मतलब क्या? those have a dependent on the producer. और जो खाना खाते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, बट वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं? प्लांट्स पे. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है. तो जो बायोटिक फैक्टर में हम लिविंग थिंग्स जो आते हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं थ्री टाइप्स में. प्रोड्यूसर, दोज हैव अ एबिलिटी टू cooked our own food. Cooked our own food means to produce our own food means जो plants है photosynthesis की प्रोसेस से जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, that are called as a producer, autotrophic. और consumer जो including हम हैं, animals है, living organisms है, that are dependent on the producer और जो consume करते हैं producer को, that are called as a consumer. वो consumer क्यों है? क्योंकि वो consume कर रहे हैं producer को. So नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेट्रोटॉपिक. अब डिकम्पोजर भी हेट्रोटॉपिक में क्यों है? बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. बिकॉज आफ्टर डाइंग, जब कोई प्लांट या कोई एनिमल जब डाई हो जाता है, मर जाता है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कुछ चीजें लगती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं. तो ये जो होते हैं वो टोटली किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर और ऑर्गेनिजम्स पे. ऑर्गेनिजम्स मीन्स consumers पे. So that are called as a decomposer and also called as a heterotopic because they are dependent on producer and consumer. abiotic factor example जो है abiotic factor का air, water, soil, sunlight, temperature. So these are the various example of abiotic factor. but हम इस पे dependent है. अगर हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगी, sunlight नहीं होगा, तो हम उस पे बिल्कुल भी उस एरिया में या फिर जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, हम वहाँ पे जी नहीं पाएंगे. बिकॉज हमको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, हमको जीने के लिए सनलाइट की जरूरत है. अगर सनलाइट नहीं होंगी तो प्रोड्यूसर अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे. मतलब जो वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगे, खुद प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे. सॉइल नहीं है तो वहाँ पे प्लांट्स उग नहीं पाएंगे. पानी नहीं है तो वो भी प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं हो पाएगा. तो जब प्रोड्यूसर ही नहीं रह पाएगा अबायोटिक फैक्टर की वजह से, तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर भी नहीं रह पाएंगे. because they are totally dependent on producer and producer are totally dependent on abiotic factor. So हम इस इकोसिस्टम में क्या शो कर रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंसी ऑफ abiotic factor with biotic factor. So that are called as a ecosystem. तो एरिया वाइज जो इकोसिस्टम होती है वो डिफरेंट होती है. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे प्लांट्स, कंज्यूमर्स जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. सो ये किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, एक इकोसिस्टम का हम एग्जांपल ले लेते हैं जो ऑलरेडी हमने स्टडीड किया है हमारे प्रीवियस एग्जाम क्लासेस में. तो हम यहाँ पे सिर्फ एक जनरल डिस्कशन करने वाले एक सिंपल एग्जाम्पल का, हमारे सराउंडिंग का. जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए ग्रॉसऑफर होता है, ग्रॉसऑफर, राइट. एंड देन these are called as a primary consumer, जो प्लांट को कंज्यूम कर रहा है. देन डिकम्पोजर आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो हम लोग इसकी जो क्लासिफिकेशन है एक एग्जांपल के साथ में स्टडी कर लेते हैं. सो प्लांट्स को इंसेक्ट खा रहे हैं जो ग्रॉसऑफर है, राइट. देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो इंसेक्ट्स है उनको फ्रॉग खा रहे हैं. देन हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स को डायरेक्ट एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग है हम उन्हें खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट. जो टर्शरी है, जो इंसेक्ट्स को फ्रॉग ने कंज्यूम किया, देन फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है? स्नेक. एंड स्नेक को कौन कंज्यूम कर रहा है? ईगल. तो इस तरीके से ये साइकिल चल रही है. एंड आफ्टर डाइंग ईगल, ईगल जब डाई हो जा रही है, मर जा रही है, तो उसको कौन डिकम्पोज कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. Those are present in our surrounding, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि हमारा खुद का है, कि हम जो है डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे, प्लांट्स पे, वेजिटेशन पे. आफ्टर डाइंग, जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें या तो
गड़ा दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, तो वॉट एवर जो भी है। तो जब हम मर जाते हैं तो हमको भी कौन कंज्यूम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने लग जाती है, और वो डिकम्पोज होने के बाद में सॉइल फॉर्म में बन जाती है, कंप्लीट सॉइल हो जाती है। और फिर अगेन सॉइल में हमारा प्लांट उगता है, मीन्स प्लांट का प्रोडक्शन होता है। देन प्लांट again consumed by the primary consumer consumed by the secondary consumer, and secondary consumer again consumed by the tertiary consumer, and tertiary consumer is consumed by the microorganisms, and due to the microorganism that tertiary consumer is converted into the soil. तो this type of cycle is continue चलते रहती है, और इसी साइकिल को हम इकोसिस्टम कहते हैं। न्यूट्रिशन। हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि व्हाट आर द इकोसिस्टम्स, एंड इकोसिस्टम में जो इंटरडिपेंडेंसी है अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर का। जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर की इंटरडिपेंडेंसी हमने देखा था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रोपिक्स, राइट। ऑटोट्रोपिक्स जो होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो जो खाना बनाते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा। दोज आर द ऑर्गेनिजम्स दो हैव एबिलिटी टू फील, इनहेल, जो सांस लेते हैं। हमने ऑर्गेनिजम्स के भी क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिजम्स में भी हमने देखा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। तो वो खुद का फंक्शन खुद करते हैं, और हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल का डेवलपमेंट होता है और अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके से लंग्स है हमारे, तो वो सांस लेने का काम करते हैं। तो जो सांस लेना होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का है, ब्लड जो टॉप टू बॉटम हमारे सर से लेके पैर तक के जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, हमारा हार्ट। सिमिलरली जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसको पचाना या फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसका लिए जो ऑर्गन होता है वो होता है इंटेस्टाइन। जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर वो न्यूट्रिशन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, और ब्लड थ्रू पूरे बॉडी में एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। सिमिलरली इन प्लांट्स जो ऑटोट्रोपिक्स है, वो भी खुद का खाना खुद बनाते हैं। वो जो खाना बनाते हैं तो वो भी ट्रांसपोर्ट होता है किसी न किसी फॉर्म में। जो ट्रांसपोर्टेशन है अलोंग विद द ऑटोट्रोपिक्स एंड हेट्रोट्रोपिक्स, दोनों में भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और दोनों भी पार्ट में हर एक प्रोसेस का एक अपना अपना, बिकॉज दे आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स, राइट। इनके पास में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो हम लेट अस स्टार्ट विद द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, दोज who prepare their own food, that is plants। तो जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब वो किस तरीके से खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो हाउ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, दिस आर द न्यूट्रिएंट। ये जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से लेते हैं, वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, किसमें, लीव्स में, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की, और कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। So the photosynthesis are called as making of food in presence of sunlight using water and carbon dioxide from the atmosphere, process called as photosynthesis. This photosynthesis process takes place in leaf. ये जो process होती है वो कहाँ होती है, leaf में होती है। So respiration. अब respiration plants में कैसे होता है, absorption of carbon dioxide from the surrounding and releasing of oxygen from the leaves. This process is called as respiration. जो absorption है कार्बन डाइऑक्साइड का from the surrounding, और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है लीफ से ही, हमारे प्लांट के पत्तों से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो एब्जॉर्ब करना और रिलीज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। Transportation of all the nutrient and water from the soil to the leaves takes place through the xylem and phylum from the root of the plant। जो xylem और phylum है ये सेल है प्लांट के। इसमें से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट जो ऑलरेडी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
पोटेशियम, ये जो है न्यूट्रिएंट वो वाटर और पूरे प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक के, फ्रॉम रूट टू लीफ, तो ये जाइलम और फाइलम के थ्रू होता है। अलोंग विद जो खाना बन रहा है हमारे लिव में, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है लिव टू रूट, पूरा टॉप टू बॉटम तक के। तो ये भी जाइलम और फाइलम के ही अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फर्दर के स्लाइड्स में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो ये जस्ट ओवरव्यू है। और जो हमारा न्यूट्रिशन है, सिमिलरली जो न्यूट्रिशन है हमारे हेटेरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन में भी होता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव ऑर्गन्स टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। जो अलग अलग फंक्शन है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का, रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस हमारे ह्यूमन बींग में नहीं होता, बिकॉज दिस आर कॉल्ड एज अ हेटेरोट्रोपिक्स। और क्यों? दीज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रोपिक्स, राइट। सो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये फर्दर हम अभी स्टडी कर लेते हैं। और किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लिव में, वो भी हम आगे के स्लाइड में स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस, हाउ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द लीफ। लीफ के ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो जो ये लीफ है इसका एक क्रॉस सेक्शनल या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हम सेक्शन ले लेते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोफिल में होती है। जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लीफ में, लीफ का कलर ग्रीन इसलिए ही होता है बिकॉज दे हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल जो होता है एज एन कैटलिस्ट का यूज होता है, जो एटमॉस्फेयर के CO2 को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट हम सेक्शन देख लेते हैं। जो ये वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट सेक्शन, जो अपर लेयर ऑफ द leaf that are called as a waxy cutile और upper epidermis, जो waxy surface है, right। then further जो अंदर की लेयर है वो है सेल स्ट्रक्चर, राइट। ये है सेल का स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है जो क्लोरोप्लास्ट है, राइट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट एंड these are the grana, right, एक सिंगल ग्रेना, right, and then photosynthesis occur in a single grana। और ये जो स्पेस है ये स्पेस होती है एयर गैप। जो एयर गैप क्यों होती है? बिकॉज यहाँ ये एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करता है। देन वाटर जो है ये रूट से, जो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय यूजिंग जाइलम एंड फाइलम और अप टू द लीफ तक ये प्रोवाइड होता है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CO2 plus water is converted into sugar and हमारा ऑक्सीजन जो यहाँ से बाहर निकलता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सो जो इनर पार्ट ऑफ द लीव्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। इनहेल अब किस तरीके से करते हैं? तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस, हाउ इट विल बी अकर्स। सो फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज formed. The plant make food using sunlight and water which provide nutrition to another organism and themselves. Chlorophyll present in a green part absorb light energy। जो हमारी green part है, chlorophyll है, वो light को क्या करता है? Absorb करता है। This light energy is used to split water into hydrogen and oxygen। और इसी light energy का use किस लिए होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करने में। ये क्लोरोफिल के अंदर ही होता है। देन हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड टिपिकली ग्लूकोज। उसी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है जो हमारा CO2 है उसको क्या करने के लिए? डिकम्पोज करने के लिए। वो उसको फर्दर क्लासिफाइड करता है, कार्बन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, और उससे कंबाइन होकर वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड टिपिकली जो हमारा ग्लूकोज होता है वो, जो एज एन फूड और एनर्जी हमारे प्लांट में बनती है, जो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है। प्लांट्स एज वेल एज इसी को हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेशन के रूप में। सो ये खुद के लिए भी खाना बनाते हैं, सिमिलरली वो हमारे लिए भी खाना बनाते हैं। Chlorophyll is an essential for the photosynthesis and stomata to facilitate intake of carbon dioxide. Stomata, what is the meaning of stomata? जो chlorophyll है वो तो सबसे ज्यादा essential है photosynthesis की process के लिए, because chlorophyll act as a catalyst to perform the process of photosynthesis in presence of sunlight। और जो स्टोमेटा है वो लीव्स के ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पोर है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? इनटेक होती है, और ऑक्सीजन क्या होता है? उसमें से रिलीज होता है।
रेस्पिरेशन. सो हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन अ लीफ. लीफ में से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है. सो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. सो ये जो हमारा लीफ का एक सेक्शन देख लेते हैं हम, एक पर्टिकुलर लीफ, और ये जो एक सेक्शन है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम चेक करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, राइट. सो यहाँ से CO2 जो है वो एब्जॉर्ब होगा. देन सिमिलरली जो जब स्टोमेटा ऑफ होगा, बंद होगा, तो उसमें से CO2 जो है वो आउट होगा. एंड सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल्स, जो एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी वहां से आउट होंगे. सो दैट आर कॉल्ड एज ओपन स्टोमेटा पोर. ये जो है ओपन वाला ओपन स्टोमेटा स्पोर, और ये जो है क्लोज स्टोमेटा स्पोर. सो फर्दर और इसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जैक्टली स्टोमेटा, जो ये एक सेल है, राइट. स्टोमेटा क्या है, हमारा सेल है प्लांट के लीफ का. सो ये किस तरीके से परफॉर्म करता है. सो ये जो है ग्रीन कलर के आर गार्ड सेल, राइट. देन ये जो है एक ओपन स्टोमेटा स्पोर और एक क्लोज स्टोमेटा स्पोर. तो ये जो स्पोर यहाँ पे शो हो रहा है ये स्टोमेटा स्पोर है, राइट. देन these are called as nucleus. These are green color called as chloroplast, and this light green color are called as vacuoles. Stomata. Stomata are pores on the leaves that helps in a exchange of gases. Exchange of gases means कि CO2 को absorb करना and O2 को out करना. This process is called as respiration. They are mostly found on the underside of the leaves. Underside means जो नीचे की साइड होती है वो leaves के उसी में ये फाउंड होते हैं. Then each stomata is guarded by the guard cell which control the opening and closing of the spores. जो guard cell है वो क्या कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग. जो ये छोटे छोटे गार्ड सेल्स है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का कंट्रोल करते हैं. The water content of guard cell is responsible for their function. जो water content होता है वही उसके लिए responsible. Transportation. Transportation of water and nutrient from root to leaf, and transportation of glucose from leaf to root. So the transportation is a vital process in a plant. The process involves the transportation of water and necessary nutrient to all the part of the plant for its survival. Food and water transport takes place separately in the plant. Xylem transport the water and phylum transport the food. जो xylem और phylums होते हैं वो present होते हैं हमारे stem में. So they have a individual function. जो individual function perform करते हैं. xylem हमारा जो है transportation of water, जो हमारा बॉटम टू टॉप जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन है, ये वाला फंक्शन परफॉर्म करता है. और जो हमारा फाइलम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो लीफ से रूट तक के हमारा फंक्शन परफॉर्म करता है. Xylem and phylum. These are the cross-sectional area of xylem and phylum. So xylem perform the function of transportation of water and mineral from root to leaves. जो root से लेके leaf तक के transportation का काम करेगा वो है xylem, जो कि water और mineral का transportation करेगा. Simultaneously जो phylum है, phylum food और water का transportation leaf से लेके root तक के करेगा. Then we can see here there is no end wall between the cells, but in phylum there is a cell have a end wall with a perforation. Perforation means यहाँ पे कुछ spores है जहाँ से हमारा transportation होगा, तो वहाँ पे cell wall का presence है phylum में. So single way flow है. xylem जो है उसमें single way flow है. We can see here phylum, वहाँ पे double way flow है जिसमें हम देख सकते हैं कि water और food का जो transportation है वो दोनों direction में हो रहा है. So thick wall shifted with the lignin. जो xylem है उसमें thick wall का presence है. स्टिफेड मतलब वो बॉन्डेड है थिक वॉल से विथ लिग्निन. लिग्निन मीन्स जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है, डेट आर कॉल्ड एज अ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटीन. जो ये प्रोटीन है ब्राउन कलर का, डेट इज कॉल्ड एज अ लिग्निन. So xylem tissue transport water in a plant from root to all other part of the plant. Xylem tissue is made up of tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. The flow of water and minerals through the xylem is always unidirectional. The phylum is responsible for the transportation of nutrient and sugar like carbohydrate produced by the leaves to the area of the plant that are metabolically active.
Sieves tubes, combine cells, phylum fibers and phylum Parenchyma cells are the component of these tissues. The flow of material through a phylum is bidirectional. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स. सो इस स्लाइड में हम अभी स्टडी करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से फ्रॉम रूट टू लीव्स तक के होगा, बिकॉज देयर इज अ सम फोर्सेस आर अवेलेबल जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है. अब ये किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट है रूट प्रेशर. So conduction of water through the xylem from the root to the upper part of the plant is due to the many forces acting together, because हमको bottom से लेके top तक के हमको water का transportation करना है. तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे forces होते हैं जो एक साथ act करते हैं या फिर perform करते हैं, because they have some ability or some concentration difference, some differential forces, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारा water है वो root से लेकर टॉप तक के जाएगा. One of the forces responsible for the root pressure, this is called as osmotic pressure. जो एक फोर्स का नाम है वो है osmotic pressure, जहाँ कहाँ पर प्रेजेंस होता है हमारे रूट में, रूट प्रेशर में वहाँ पे वो क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, इसीलिए ही उसमें से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक के. So root pressure helps is the initial transport of the water to up the root. ये इनिशियल प्रेशर या फिर इनिशियल फोर्स है जो एक्ट होता है रूट में, और ये इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे फर्स्ट स्टेज होती है वाटर का डिस्प्लेसमेंट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. Inhibition, osmosis, root pressure and the transpiration are the forces that are contribute together to upward movement of water even in the tallest plant. ये जितने भी प्रोसेस है, इनहिबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, ये एक दूसरे के साथ में परफॉर्म करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं. इवन जितने लंबे प्लांट्स होते हैं, टॉलेस्ट प्लांट होते हैं, उसमें भी यही सारे फोर्सेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. So inhibition means, inhibition is the process in which water is absorbed by the soil. Example, seed take up the water when soaked. जो seed होती है वो water को soak कर लेती है in the soil, from the soil. Soil से water को क्या करना, absorb करना. That process is called as inhibition. Osmosis is the process where water moves from the area from its lower concentration to its higher concentration. It means that जो हमारा root fibers होते हैं, roots होते हैं, उसमें से जो water का displacement होता है वो किस तरीके से होता है, lower concentration से higher concentration. अब इसका मतलब क्या है, lower concentration means कि ऐसी जगह जहाँ पर low nutrient का present हो और एक ऐसा place जहाँ पे high nutrient का presence हो, तो that are called as a higher concentration. तो ये दोनों concentration का डिफरेंस होना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन, न्यूट्रिएंट के लेवल में डिफरेंट होना और उसी की वजह से प्रेशर का एक्सर्ट होना, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस प्रेशर. ड्यू टू दिस वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. At the root, the cell take up ions by an active process and this result in a difference of concentration of this ion. It leads to the movement of water in root cell by the osmosis. This create a continuous column of water that get push up. This is the root pressure. जो continuously movement होता है due to the concentration difference in the cell, different cell, because cell क्या है, एक दूसरे के साथ में connected है. अब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद द न्यूट्रिएंट ऑफ वाटर, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है कि आयंस जो प्रेजेंट है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जो एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स और आयंस है उनकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से किसके बीच में, सेल के बीच में. सो वहां पे एक प्रेशर का एक्सर्ट हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर. सो उस प्रेशर के एक्सर्ट होने की वजह से यही रिस्पॉन्सिबल होता है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, वाटर के अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होने के लिए. सो इट्स लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, और इसी की वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड पार्ट में, इवन टॉलेस्ट प्लांट में भी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. Excretion in the plant. These are the some example of the excretion in a plant. जो हम सीन करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो प्लांट्स के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो निकल जाता है, बाहर निकलता है, कहाँ से, लीव से. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन.
अनादर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉल्ट को लीव से बाहर करते हैं, सॉल्ट को, शुगर को, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ उसमें प्रोड्यूस होता है, जो हम मिल्की लाइक प्रोडक्ट देते हैं। कुछ प्लांट्स हमने देखे जब हम उसमें से लीव्स को तोड़ देते हैं, ब्रेक आउट करते हैं, तो उसमें से मिल्की लाइक एक्सक्रीशन निकलता है। तो इस तरीके से कुछ एक्सक्रीशन है जो प्लांट्स में बाहर निकलते हैं। तो ये जो फोटोज है, गम जो निकलता है, लेटेक्स, राइट, जो प्लांट्स के स्टेम में से निकलता है, कुछ लीव्स में से निकलता है वाटर, शुगर, और जो स्टेम में से निकलता है डेट आर गम्स, राइट। सो एक वाइट लाइक लेटेक्स निकलता है, वो भी हमारे स्टेम से, वो जो लॉन्ग टॉल प्लांट्स होते हैं उसमें से जो साइड से स्टेम से जब कट करते हैं तो वाइट लाइक मिल्की लाइक प्रोडक्ट निकलता है, डेट आर कॉल्ड एज अ लेटेक्स। The cellular respiration, photosynthesis and other metabolic reaction produce a lot of excretive products in a plants. बहुत सारे excretive products वो produce करते हैं। तो ये जो है some photos वो कुछ examples के हैं जो water, sugar और latex और gum का है। Carbon dioxide, excess water produced during respiration and nitrogenous compound produced during protein metabolism are the major excretive products in the plant. Sometimes plants even excrete into the soil. Excretion of gaseous waste in a plant takes place through the stomatal pores and leaves during the process of photosynthesis, that is oxygen. जो excess of oxygen है, जो during the photosynthesis में oxygen का production हो रहा है, वो leaves से stomata से बाहर आ जाता है। So ये भी एक one of the form of excretion है, gaseous form में जो है। excess water जो है ये भी excrete हो जाता है transpiration के form में, जो हम first photo में देख रहे हैं कि जो water droplets हमको leaves के ऊपर दिख रहे हैं, that are called as a transpiration of water excreted by the leaves. Some salty material in second photo, जो salty material है हमारे सेकेंड फोटो में हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सॉल्टी मटेरियल है, these are also the types of excretion. तो another nitrogenous product होते हैं, compounds होते हैं जो during the metabolism, photosynthesis की प्रोसेस में या मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में वो excrete होते हैं, excess amount of में प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो leaves से या फिर another part of plant से रिड्यूस होते हैं। ये जो होता है हमारा गम होता है, and these are the called as latex, जो मिल्की लाइक सा प्रोडक्ट है। The gum, oil, latex, resin, etc. are some waste products stored in a plant, जो waste form में प्लांट में स्टोर होते हैं। सो ये बाहर निकलते हैं, इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट्स लाइक ब्रेक्स, स्टेम्स, लीव्स, जब हम उसको ब्रेक करते हैं तब उसमें से वो एक्सक्रीशन होना शुरू होता है, दैट आर कॉल्ड एज एक्सक्रीशन इन द प्लांट। Here we completed part 1 of life processes. Thank you for listening my lecture. अगर आपको कोई queries या suggestion है इस lecture के regarding तो आप हमको comment box में comment कर सकते हैं। साथ ही साथ में like करना, share करना और subscribe करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you. Bye bye.